कि व्हाट इज माइथोलॉजी, इज इट रियलिटी? तो उन्होंने कहा कि सुनिए, आप बाइबल, आपको मैं बाइबल देता हूं और आप लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं, इसको कहाँ रखेंगे, फिक्शन सेक्शन में या नॉन फिक्शन सेक्शन में? तो उसने जवाब नहीं दिया। कहा कि अगर आप सेंट जेवियर्स कॉलेज के लाइब्रेरियन हो या स्कूल के, वहाँ अगर आपने इसको फिक्शन सेक्शन में डाल दिया तो आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे। ठीक है, फॉर देम इट इज नॉन फिक्शन। अब मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं थोड़ा सा। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर लाइब्रेरियन ने उसको डाल दिया, मान लीजिए फिक्शन सेक्शन में, तो देखिएगा आग जानी शुरू हो जाएगी साहब, बवाल हो गया। और अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पे, अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में आपने नॉन फिक्शन सेक्शन में, सॉरी ये फिक्शन सेक्शन में इसको डाल दिया रामायण को, तो क्या होगा? हमारे ही लोग आपस में बहस करने लगेंगे कि ये फिक्शन में होना चाहिए, नॉन फिक्शन में होना चाहिए। तो ये हकीकत है, इसको आप टॉलरेंस बोल लें या जो भी बोल दें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां पे माइथोलॉजी का सवाल है, तो अब देखिए, आपके राजा होते थे कश्मीर के गोनंदा, वो जाके उन्होंने वो जरासंध की तरफ से उन्होंने वॉर किया था, द्वारिका में मारे गए थे। उनके पुत्र गोवर्धन, सॉरी दामोदर, वो ये किए थे। उनकी पत्नी को किस तरह से कृष्ण ने यहाँ पर उनको राजपाट दिया। तो ये आपका माइथोलॉजी है। जस्ट बिकॉज इट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, इट डजंट मीन दैट इट डिड नॉट हैपन, राइट? उसी तरीके से 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास में एक राजा होते थे यहां पे आपके कश्मीर में, सुदर्शन। तो राजा सुदर्शन का बड़ा आदान प्रदान था। कन्नौज जो था बड़ा, वो भी एक बहुत स्कॉलरली राज था, स्कॉलर्स का आदान प्रदान होता था। आज देखिए कैसे जिहादियों का आदान प्रदान हो रहा है। तो सुदर्शन ने, उनके 3 पुत्र थे, मंद बुद्धि वाले थे, जैसे नेताओं के बच्चे होते हैं ना कई मंद बुद्धि वाले हैं, तो वो बड़े मंद बुद्धि के थे। तो सुदर्शन ने कहा कि भाई ये मेरे बच्चों को, यार ये दे आर ऑब्डुरेट टू एनी डायरेक्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग, ये सीधी तरह से सिखलाई से तो ये नहीं सीख सकते हैं, लेकिन अब क्या करें, नालायक हैं, इनको यार कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ नो गवर्नेंस, कुछ ये सारी चीज़ें इनको सिखाओ इनको। तो उन्होंने पंडित विष्णु शर्मा को बुलाया। पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी और उसके बाद से पूरी दुनिया में फैल गई पंचतंत्र की कहानियाँ। लेकिन आप जिस धरती पे बुद्धि और विवेक देने के लिए पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी जा रही हैं बच्चों के लिए, आज बच्चों को आपने हाथ में पत्थर थमा दिए। और मैं आपको बताता हूं, इस्लाम आने के पहले 570 एडी में एक राजा होता था पर्शिया का, खुसरो। खुसरो ने अपने फिजिशियन था, उसका नाम था उसका बुरजोय। बुरजोय को उसने भेजा और कहा कि संजीवनी बूटी ले आओ जाके। तो वो कन्नौज के राजा के पास आया। तो कन्नौज के राजा ने उसको कहा कि भाई ये आया है, इसको देखो कोई पहाड़ वहाड़ पर जहाँ ले जाओ, कहीं मिलेगा शायद इसको। तो गया तो उसको कहीं मिला नहीं, थक गया। थका हुआ वो एक साधु था जो कि ध्यान में मग्न था। तो साधु से पूछा कि भैया ये संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी, इससे जिससे आदमी जिंदा हो जाता है। तो साधु ने कहा कि
अरे मूर्ख, नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। ही सेज संजीवनी बूटी का मतलब है विज्ञान, और पहाड़ का मतलब है ज्ञान, और मृत शरीर का मतलब है अज्ञानी पुरुष। तो अगर अज्ञानी पुरुष को, अज्ञानी आदमी को अगर आप ये ज्ञान दे दो तो वो जीवित हो जाता है। तो अगर तुमको संजीवनी बूटी चाहिए तो तुम यहां से पंचतंत्र की कहानियां ले जाओ, एंड दैट इज हाउ वी ट्रेवल टू, एंड दिस इज रिकॉर्डेड इन शाहनामा। ठीक है सर? तो ये देखिए, आपकी कश्मीर से निकली हुई चीज पूरी दुनिया में कैसे फैल गई। लेकिन अब सवाल है कि इनका तो हिस्ट्री आपने चुरा लिया, इनका हिस्ट्री जो प्री इस्लामिक हिस्ट्री था वो तो मार दिया इन लोगों ने। तो उनको पंचतंत्र की कहानियां से क्या मतलब, उनको गोनंदा से क्या मतलब? ये तो वो तो फेज ही मार दिया ना आपने उनको। तो ये वैश्य नहीं होंगे तो और क्या होंगे ये लोग? एक लॉरेंस, आपने किताब पढ़ी होगी, कश्मीर वैली पे एक किताब है वॉल्टर आर लॉरेंस की। उसमें वो क्या कहता है साहब, 1890 की आसपास की किताब है। कहता है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यहां के जो मुसलमान जो हैं कश्मीर के, वो हिंदू हैं। आप कोई भी, वो कहते हैं एक मुस्लिम श्राइन में चले जाओ और अच्छे ठीक से ढूंढो तो आपको एक कहीं हिंदू श्राइन छुपा हुआ मिलेगा। कोई जगह है फतेहपुरा और एक और पूरा का उसने वर्णन किया है। कहता है वहां पर कोई इसको विष्णु पद कहता है, वो कुछ कदम के निशान है, तो कोई उसको कदमे रसूल बोलता है। फिर उन्होंने वो पूरा डिस्क्राइब किया कि अभी भी कई जगह हैं। आज आपने जो अभी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाया वो 5 मिनट का, उसमें वो लकड़ी का पुल आपने देखा होगा, एक दिखाया, एक ऐसा ही का लकड़ी का पुल था। वो उसको डिस्क्राइब कर रहा था कि कोई संत का वहाँ पर ये था, कोई समाधि थी, तो सब लोग उस पे से जब घोड़े से उतर के चप्पल निकाल के उससे क्रॉस करते थे, क्योंकि वो पुल के नीचे था। तो एक कोई बारात जा रही थी, दूल्हे राजा ने, वो घोड़े पे ही चढ़े हुए थे, अब उधर से जा रहे थे, लोगों ने मना भी किया, सीधे वो पुल टूटा, वो नीचे गिर गए। लॉरेंस ने बोले कि नहीं, इसको छोड़ दो, डूबने दो, ही डिजर्व्स इट। ठीक है? और लॉरेंस ने, सर ये बहुत वहाबियों के बारे में, दोज डेज वहाबीज हैड जस्ट बिगन टू मेक इनरोड्स इनटू कश्मीर, और उन्होंने कहा वहाबियों के बारे में कि एक बड़ी अजीब सी ये है, लोग तो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं लेकिन ये जबरदस्ती कर रहे हैं। और ये वहाबियों का कहना, दिस इज रिटन इन द बुक, वहाबियों का ये मानना है कि केवल पति का ही अधिकार नहीं होता है पत्नी पे, ये उस पे लिखा हुआ है। तो देवियों और सज्जनों, देखिए ये क्या है कि एक द इंडस सागा, एक इतिहास एहसान है करके, द इंडस सागा द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान नाम की एक किताब है। तो वो कहता है कि देखिए, अगर आपने अपनी पहचान अपनी मिटा दी तो चलो वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, लेकिन अगर अपनी पहचान आपने बदलने की कोशिश की तो वो तो घातक होता है, क्योंकि फिर आप वैसा एक ऐसी पहचान बनाने की कोशिश करते हो जो आप हो नहीं, तो आपको किसी तरीके से हर तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान को, अगर अपने आप को बचाना है तो अपने प्री इस्लामिक पास्ट को, उसको रिक्लेम करना होगा। और यही सुझाव मैं कश्मीरियों को भी देता हूं। आज पाकिस्तान में, आप एक बात बताओ, पाकिस्तान में आप लाहौर चले जाओ तो कई रेफरेंसेस, कितनी इमेजरी इकबाल की है वहां पे, लेकिन 2500 साल पुरानी वो चाणक्य तक्षशिला अभी भी है। कुछ मोनेस्ट्रीज के रिमेन्स काफी हद तक प्रिजर्व्ड हैं। एक गांव है, उसका नाम है
सब मराडू करके एक गांव है खैबर पख्तूनख्वा में, वो जहाँ पर एक रिमेन्स है वहाँ पे। वो गांव देखिए, संस्कार आज भी वहाँ बड़े 200 घरों का एक गांव है, और आज भी वहाँ पर जो कई स्कॉलर्स, कई पीएचडी निकलते हैं। हो सकता है चाणक्य का संस्कार अभी भी चल रहा हो, लेकिन कोई चाणक्य का वर्णन नहीं। उसके इतिहास को इन्होंने उसको किल कर दिया है। तो देवियों और सज्जनों, उसी तरीके से अगर आप इतिहास को अपना किल कर दोगे तो फिर आप तो क्या, फिर चंद्रयान थोड़ी बनाओगे आप। फिर आप चंद्रयान नहीं बनाओगे, आप तो डायरेक्ट 72 हूरों के पास चले जाओगे, है ना। उनका माइंडसेट ही उनका बदल गया है। तो देवियों और सज्जनों, देखिए आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा कि 370 हट गया, बाइफर्केशन जो होना था वो हो गया है। इतनी उम्मीद नहीं थी किसी को, लेकिन मैं आपके ज़रिए सरकार और समाज दोनों से गुजारिश करूँगा कि आपका पहला काम है उन लोगों को मरहम लगाना जो कि 70 साल से 370 के विक्टिम थे। जो कि 370 के विक्टिम थे। आपको मालूम है, आप भी उनमें, आपने भी बहुत पीड़ा सहा है। अगर गलत जगह मरहम लगाओगे तो गलत परिणाम मिलेंगे। और आखिरी में मुझसे किसी ने, पाकिस्तानी ने एक डिबेट में कहा, आप क्या आरएसएस ने क्या अखंड भारत और इसका क्या ये, मैं बोला भैया देखो, मैं आरएसएस का नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि अखंड भारत से मेरी क्या समझ है अखंड भारत के बारे में। यूएसए में एक सर्वे में 26% लोगों ने कहा कि पाकिस्तानियों ने कहा कि वो पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी है। करीब 40% बांग्लादेशियों ने कहा कि वो बांग्लादेशी नहीं, वो हिंदुस्तानी है। ऑस्ट्रेलिया और कई जगहों में आज भी अगर आप पाकिस्तानी और रेस्टोरेंट अगर लिख दो तो आपके यहाँ कोई ग्राहक नहीं आएगा। ये अखंड भारत है, ये अखंड भारत है। यूएई का जो सिक्योरिटी के जो हेड हैं, जनरल सिक्योरिटी के दाही, can't read it. Okay, just anyway. तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी जो हैं दे आर थ्रेट टू द गल्फ कम्युनिटी, और इंडियंस की उन्होंने तारीफ की कि आखिर ये इतने सिंसियर और हार्ड वर्किंग क्यों होते। ये आपका अखंड भारत है। तो ये 370 हटने के बाद आप देखिएगा कि इसके क्या, ये केवल आप लोगों के लिए ही अहम चीज़ नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के लिए एक ये बहुत बहुत बड़ा एक साहसी, एक बहुत बड़ा साहसी कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे ही ये 370 का 5 अगस्त का हुआ तो उसके बाद 12 अगस्त को हम लोगों ने ये एक जारी की थी, जिसमें लगभग 1000 हमारे जो स्कॉलर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उन सब ने ये एक, तो मैं टीटू जी से बोलूँगा, टीटू गंजू साहब से, वो प्लीज़ आएँ और कर्नल साहब के हाथों इसका विमोचन करवाएं।
मैं आज के दूसरे वक्ता हमारे श्री पीटी कुंजांग जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आए। आज के चीफ गेस्ट कर्नल RSN सिंह साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर एडवोकेट श्री अंकुर शर्मा जी, डॉक्टर अग्निशेखर जी, डॉक्टर अजय चिरंगू जी, और यहाँ पे तशरीफ लाए हुए लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का दिन जैसे कि हम सब यहाँ पे आज बलिदान दिवस, मार्टियर्स डे को मनाने के लिए यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं। आज के इस दिन का इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों ने, बहनों ने जो स्ट्रगल, जो बलिदान दिया है इन 30 सालों में, उसको लेके आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं खुद कश्मीर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैंने वहाँ से हिस्ट्री में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 1987-8 में। क्योंकि मेरे बहुत सारे कश्मीरी पंडित दोस्त होते थे हमारे डिपार्टमेंट में, और मैं उन्हीं दौरान 88-89 जब मिलिटेंसी वहाँ पे पीक पे था, तब मैं कश्मीर में ही, मैं यूनिवर्सिटी में, मैं हॉस्टल में रहता था। तो हम सब जानते हैं कि कैसे वहाँ पे हमारे कश्मीरी पंडित लोगों को फोकस्ड करके, टारगेट करके वैली से बाहर निकालने की एक बहुत बड़ी साजिश वहां पे रची गई थी। और उसके बाद बहुत सारे हमारे पंडित भाई जो कश्मीर में रहते थे, वैली में रहते थे, वो एक एक करके वहां से पलायन, उनका एक्सोडस उनका वहां से शुरू हुआ। मगर इन 30 सालों में पनुन कश्मीर ने, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमेशा इस बात को कहीं भी या कैसे भी प्लेटफॉर्म से इन्होंने रखने की कोशिश की कि कश्मीरी पंडितों का हौसला अभी टूटा नहीं है, हौसला अभी उनमें बहुत ज्यादा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोगों ने स्ट्रगल किया इन 30 सालों में, और जो अभी आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं पनुन कश्मीर के इस प्लेटफॉर्म से, उसके लिए जो हमारे जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, जो हमारे लद्दाख का सबसे, बुद्धिस्ट कम्युनिटी का सबसे एपेक्स बॉडी है, उनका हमेशा पनुन कश्मीर को हमारा दिल से सपोर्ट रहा है और आइंदा भी रहेगा। अभी जैसे कर्नल साहब ने बताया कि
370 को एब्रोगेट किया गया है, 35A को एब्रोगेट किया, और 5 अगस्त का दिन जो जम्मू कश्मीर के जो लोग थे, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो खासकर मैं ये समझता हूं कि लद्दाखियों के लिए, बाकियों के लिए भी ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत एक हिस्टोरिकल दिन रहा है। और ख़ास करके लद्दाखियों को इसलिए रहा है क्योंकि लद्दाखियों ने भी आर्टिकल 370 के खिलाफ, आर्टिकल 35 के खिलाफ, ए के खिलाफ, हमने भी 1949 से हमने स्ट्रगल किया है। 1949 में भी हमारे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के जो पहले प्रेसिडेंट थे, उनका एक डेलीगेशन तब देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से तब मिलके एक मेमोरेंडम दिया था कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग रखा जाए, इनको जम्मू कश्मीर में इंक्लूड ना किया जाए, क्योंकि लद्दाखियों का एक अपना एक आइडेंटिटी है, अपना एक कल्चर है, अपना एक लैंग्वेज है, अपना एक टोपोग्राफी है। तो वो डिमांड 1949 में किया था, मगर तब समहाउ उस डिमांड पे इतना तवज्जो नहीं दी गई थी। मगर 1949 से लेके आज तक पिछले 71 सालों में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हमने इस डिमांड को, इस मुद्दे को हमने हमेशा जिंदा रखा। और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से विद द सपोर्ट ऑफ, तब जम्मू मुक्ति मोर्चा एक यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन होता था, उनके सपोर्ट से, और यहाँ के पनुन कश्मीर के जैसे हमारे डॉक्टर अग्निशेखर जी हैं, डॉक्टर अजय चिरुंगू जी हैं, उन सब के मॉरल सपोर्ट से हमने इस मुद्दे को हमने कभी ठंडा होने नहीं दिया। और 70 साल तक हम पीसफुली स्ट्रगल करते रहे। और बीच में 89 में भी हमारा एक बहुत बड़ा वहाँ पे एजिटेशन हुआ था, जो हमारे अभी फॉर्मर MP साहब, हमारे थुप्सन सेवांग साहब के अध्यक्षता में हुई थी, जो तब लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। तब भी हमारे 27 अगस्त को हमारे 3 जवानों ने अपनी शहादत दी थी लद्दाख को यूटी के डिमांड के लिए। और उसके बाद भी हमने हमेशा स्ट्रगल कंटिन्यू रखा। हमेशा हम रैलियां निकालते थे। जब भी हमारा कोई डेलीगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर से या होम मिनिस्टर से मिलने जाता था, तो हम लद्दाख के यूटी के डिमांड को हमेशा टॉप पे हम रखते थे। बाकी हमारे बहुत सारे इश्यूज साथ साथ में होते थे, मगर मेरा कहने का मतलब है कि हमने कभी भी पिछले 70 सालों में इस डिमांड को हमने हमेशा टॉप पे रखा, टॉप प्रायोरिटी पे रखा। और कल 5 अगस्त 2019 को हमारा ये सपना जो है, जो हम पिछले 70 साल से देख रहे थे, वो सपना हमारा साकार हुआ और लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और बाकी जम्मू कश्मीर को क्लब करके यूटी का दर्जा दिया गया। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही हिस्टोरिकल और एक बहुत ही हमारा एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है बोल के। क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियाँ फैलाई दी गई थी कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं हो सकता है, 35 एब्रोगेट नहीं हो सकता है। फिर बहुत सारे स्टेट्समैन इस पे आए कि जो भी आर्टिकल 370 को छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, पूरे जम्मू कश्मीर में आग लगेगी, जम्मू कश्मीर में ये होगा वो होगा। और ऐसे स्टेट्समैन भी आए कि अगर नरेंद्र मोदी जी अगर 10 बार भी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे, तब भी वो इस आर्टिकल 370 को नहीं हटा सकते हैं। मगर इन सब के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक बहुत ही हिस्टोरिकल डिसीजन लिया और आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया। और जिसकी खुशी ना सिर्फ लद्दाखियों को है, ना सिर्फ जम्मू वालों को है, पूरे देश को इस बात का बहुत ही फख्र है
कि जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो इस गवर्नमेंट ने 6वें साल में ही करके दिखा दिया। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक साहसिक कदम था, जिसका हम हमारे प्रधानमंत्री जी और श्री अमित शाह जी का हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने ये एक ऐतिहासिक एक डिसीजन लिया है। क्योंकि उनका ये मानना था कि एक देश में 2 कानून नहीं हो सकता है, एक देश में 2 झंडे नहीं हो सकते। तो 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन एंड 1 फ्लैग, उन्होंने ये करके दिखाया। और इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत ही हम थैंकफुल हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि जम्मू से भी एक डिमांड बहुत पहले से आती थी कि जम्मू को अलग से स्टेटहुड बनाया जाए, लद्दाख को यूटी बनाया जाए। कश्मीर के साथ आप लोगों ने जो भी करना हो वो आप अपने हिसाब से कीजिए, मगर लद्दाख को अलग करना, जम्मू को अलग करना, ये लोगों की डिमांड रही है हमेशा लद्दाख और जम्मू से। और पनून कश्मीर का भी ये एक डिमांड शुरू से रहा है कि एक कॉम्पैक्ट रिहैबिलिटेशन एक पैकेज हो, जो कश्मीर में हमारे जितने भी डिस्प्लेस्ड हमारे कश्मीरी पंडित भाई, हमारे जो लोग हैं, उनको एक कॉम्पैक्ट पैकेज दिया जाए और उनको दोबारा से कश्मीर में एक अलग यूटी के नाम पे एक अलग सा एक वहाँ पे सेटअप किया जाए, जो डिमांड अभी पूरा नहीं हुआ है। और मैं आज ये कहना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जिस तरह हमने पिछले 70 साल से हमने स्ट्रगल किया, पीसफुली स्ट्रगल किया, बीच में कुछ हमारे थोड़ा एग्रेसिवनेस भी था, मगर हमने पीसफुली स्ट्रगल किया। मगर ये काम हो सकता है, क्योंकि हमारा डिमांड जो है वो कोई हिंदुस्तान से अलग होने का, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में से अलग होने का, ऐसा कोई हमारा डिमांड नहीं है। हमारा डिमांड जो था वेरी मच विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हो सकता है, वही डिमांड हमने इतने सालों से की है। और आप लोगों का भी डिमांड, जो पनून कश्मीर का डिमांड है कि एक अलग यूटी कश्मीर में एक कश्मीरी पंडितों के लिए एक बनाया जाए, वो भी हो सकता है, क्योंकि वो डिमांड भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है, तो आने वाले दिनों में हमारा जो जम्मू का स्टेटहुड का मसला हो, या हमारा जैसे कश्मीरी पंडित भाइयों का हमारा कॉम्पैक्ट एक रिहैबिलिटेशन का एक जो हमारा डिमांड है कश्मीर में, उसमें भी आप लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप लोग अपना स्ट्रगल कंटिन्यू कीजिए, और उस स्ट्रगल के लिए हमारा जितना भी सपोर्ट आप लोगों को चाहिए, मॉरल सपोर्ट, जो सपोर्ट हो, वो हम लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से पहले भी देते आ रहे हैं, और फ्यूचर में भी हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और ये चीज़ ना होने वाली बात नहीं है, ये चीज़ हो सकती है, प्रोवाइडेड हम यूनाइटेड रहें, हम एकजुट रहें, और अपने डिमांड को पीसफुली हम हमेशा इसको आगे ले जाने की कोशिश करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिन ज़रूर आएगा जब कश्मीरी भाई बहनों का अपना एक अलग जगह होगा कश्मीर में। क्योंकि आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर का मसला जो है बहुत ही एक पेचीदा मसला था, बहुत एक इंटरनेशनलाइज इसको बनाया गया था। और जहाँ तक जम्मू वालों का और जहाँ तक लद्दाखियों का सवाल था, हम हमेशा पैट्रियोटिक रहे हैं, हम हमेशा नेशनलिस्ट रहे हैं। हमने आज तक इंडिपेंडेंस के बाद आज तक हिंदुस्तान के खिलाफ हमारा कोई ऐसा मोमेंट आज हमने इंडिया के अगेंस्ट हो, या ऐसा अभी हमारे मोमेंट चलाना तो छोड़िए, हम ऐसी बात हम सोच भी हम नहीं सकते थे। और जम्मू वाले और कश्मीरी पंडित भाई और लद्दाखी लोग हमेशा नेशनलिस्ट रहे हैं, पैट्रियोटिक रहे हैं,
देशभक्त रहे हैं, हमेशा भारत माता की जय बोलने वाले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन देशभक्तों के लिए अभी की जो सरकार है, इन देशभक्तों के लिए काम करने वाली सरकार है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम देशभक्तों को यह सरकार जो है कभी नाराज नहीं करेगी। बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, और मैं आज पनन कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चिरिंगू जी से का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेशली आज के इस बलिदान दिवस के इस फंक्शन के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पे स्पेशली इनवाइट किया है। और इससे पहले भी हम लोग काफ़ी लास्ट ईयर हमने 1-2 कॉन्फ्रेंस यहाँ पे एकजुट के जो हमारे अंकुर शर्मा जी हैं उनसे भी हमने 1-2 बार यहाँ पे कॉन्फ्रेंस किया, और उसमें भी हमने जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जम्मू को अलग स्टेटहुड, लद्दाख को यूटी और कश्मीरी पंडित भाई बहनों के लिए एक अलग यूनियन टेरिटरी का एक श्रीनगर में सेटअप करना, ये सारे बातें हमने इन शेप ऑफ मेमोरेंडम, इन शेप ऑफ रेजोल्यूशन, हमने इससे पहले भी कई बार जब हम यहाँ पे मिले थे हमने इन सब बातों का जिक्र किया था। इन सब बातों को हमने एज अ डिमांड हमने प्रोजेक्ट किया था। The best thing about Laddakhis, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में देखी है, they are straightforward and they don't shy away from speaking the truth. They never mince words. और वही उनकी सफलता का कारण है। ये जो इन्होंने 70 साल स्ट्रगल की है उसका परिणाम इन्होंने दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको दोबारा। और जैसे कहते हैं ना कि माता ने जैसे इनकी इच्छाओं की पूर्ति की है, आप सबकी इच्छाओं की पूर्ति करें, वही होने वाला है। पनन कश्मीर, एकजुट जम्मू एंड LBA, ये ट्रिनिटी जो है ये अचीव करके रखेगी अपने टारगेट्स को। मैं विद कॉन्फिडेंस आपसे ये कह सकता हूं। एंड वी फाउंड अंकुर इन द लास्ट 2 years ए जेम ऑफ ए पर्सन। जम्मू को जहां हम कहते थे ना जम्मू में लीडरशिप वॉइड है, वो लीडरशिप वॉइड मुझे लगता है खत्म हो जाएगा। ही इज ए मैन विद ए ग्रेट पोटेंशियल। आई इनवाइट हिम नाउ, द चेयरमैन ऑफ एकजुट जम्मू, श्री अंकुर शर्मा, to please come to the dais and माननीय मंच, देवी और सज्जनों, कश्मीरी हिंदू समाज ने जो बलिदान दिए पोस्ट 1990 और उस उपलक्ष्य में, उस बैकग्राउंड में जो आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, पूरे जम्मू की तरफ से, पूरे राष्ट्र की तरफ से, एंड इफ आई मे हैव द लिबर्टी, लद्दाख की तरफ से भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कश्मीरी हिंदुओं का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं आप सब लोगों को कि आर्टिकल 370 और 35 से ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया, और इसके साथ ही नॉन सेक्युलर, थियोक्रेटिक, इस्लामिक एंड मुस्लिम स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी ध्वस्त हो गई। आप सब लोग बहुत बहुत शुभकामनाओं के पात्र हैं। अब आर्टिकल 370 और 35A के कुछ पहलुओं के बारे में मैं दूसरे चरण में अपने भाषण के बात करूंगा, लेकिन चूंकि आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ध्वस्त हो गई, तो कुछ क्विक डिमांड्स ऑफ चार्टर आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखना चाहूँगा। क्योंकि पहले शायद कुछ परेशानियाँ आती थी, लेकिन अब जो लीगल फ्रेमवर्क था एक थियोक्रेसी का, वो ध्वस्त हुआ। तो कुछ ऐसी डिमांड्स हैं जो इमीडिएट और शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार हमारी मान सकती है। उसमें सबसे पहली जो डिमांड पूरे जम्मू और कश्मीरी हिंदू समाज की तरफ से और पूरे राष्ट्र की तरफ से जो आ रही थी, वो ये थी कि भारत सरकार तत्काल प्रभाव से कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो 1990s में हुआ उसे ऑफिशियली जेनोसाइड रिकॉग्नाइज करे। और केवल ऑफिशियली जेनोसाइड रिकॉग्नाइज करके नॉर्मल स्टेप्स ना उठाए, वो लोग और वो सोच जो कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल थी और है, उन्हें ऑफिशियली चिन्हित किया जाए और फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए।
इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशन है जिनोसाइड को लेके, जिसकी भारत सरकार सिग्नेटरी है, उसके तहत भारत सरकार की जो जो जिम्मेवारी है कश्मीरी हिंदू समाज के प्रति जो जिनोसाइड का शिकार हुआ, उस जिम्मेवारी को